नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेजबान ज़रिया आरिफ। पाकिस्तान में पेट्रोल की नई कीमत 101 रुपए फी लीटर। अवाम पर ये पेट्रोल बॉम्ब रातों रात गिराया गया, जिसके बाद रात से अब तक अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। हुकूमत और हुकूमत के वज़रा कितनी भी वजाहतें दे दें, लेकिन शायद इस फैसले के बाद वज़ीर आज़म और उनकी काबीना ने अवाम के एतमाद को बहुत बुरी तरह से ठेस पहुंचाई है, क्योंकि ये अमूमी तासुर है कि जब जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तब तब महंगाई भी बेहद होती चली जाती है और महंगाई के हवाले से मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो जाता है। आटा, दाल, चीनी, चावल, सब्जी हो या फल, आवाम को सोने के भाव दस्तयाब होते हैं। तो क्या अब मुल्क में महंगाई का एक नया तूफान आने को है, जिसके लिए आप और हम क्या तैयार हैं? दूसरी तरफ हुकूमत ने जिस वबाई खतरे के सबब आवाम को थोड़ा बहुत रिलीफ दिया भी था, वो खतरा भी टला नहीं। कोरोना वायरस के कंफर्म केसेस की मजमूई तादाद 2 लाख से बहुत ऊपर जा चुकी है। स्मार्ट लॉकडाउन के हिकमत अमली के तहत लोगों को महदूद रखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सेहत का निज़ाम क्या इतनी इस्तात रखता है कि वो मजीद केसेस का बोझ उठा सके? इस बारे में बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सहाफ़ी तज्जियाकार नासिब चुगताई साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आमिर साहब, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे तज्जियाकार नसीम सिद्दीकी साहब भी और तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत के हवाले से कि रातों रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 33% इजाफा देखने में आया, जिसके बाद अब पेट्रोल फी लीटर 101 रुपए में मार्केट में दस्तयाब है। हुकूमत 1 लीटर पेट्रोल पर आवाम से 47 रुपए टैक्स की मद में वसूल कर रही है, जिसके बाद अवाम में शदीद गम गुस्सा जा रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रातों रात अवाम पर यह पेट्रोल बॉम्ब गिराने की आखिर हुकूमत को सूझ गई? सवाल हम ये करें कि हुकूमत ने पेट्रोल में अब 25 रुपए फी लीटर के हवाले से इजाफा किया, वो भी अचानक। लेकिन क्या हुकूमत माफिया से ब्लैकमेल हो रही है तभी ऐसा कर रही है? नज़ीर लगारी साहब, स्टार्टिंग विद यू बताइएगा, ये हुकूमत ने जो फैसला लिया रातों रात, आप समझते हैं कि ये इसीलिए लेना पड़ा हुकूमत को कि वो माफिया से ब्लैकमेल हो गई? बात यह है कि माफिया ने उनको धमकी दे दी थी ना कि अगर आपने कीमतें ना बढ़ाई तो हम आपको 2 महीने तक तो पेट्रोल का ज़रा भी नहीं दिखाएंगे, हम अपने पेट्रोल नहीं लाएंगे मार्केट में। एक तो बात यह है, ये हर जगह चल रही है, ये सामने आ गई है ये बात। और दूसरी बात ये कि इनके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं वो इनके घुटनों पर ज़रब लगाते हैं, जिससे ये जल्दी घुटने टेक देते हैं। इसमें नदीम बाबर का क्या इंटरेस्ट है? फिर उनको लाया गया और उनसे वजाहतें करवाई गई, उनकी तकरीर सुनवाई गई लोगों को, और जनाब मीडिया सारा उसको नश्र कर रहा था। उमर अयूब खान को हमें नहीं मालूम है कि गौहर अयूब खान ने इस मुल्क के साथ क्या किया, हमें नहीं मालूम है कि फील्ड मार्शल अयूब खान ने इस मुल्क के साथ क्या किया, हमें नहीं मालूम है कि इनके नाना जान जो थे जनरल हबीबुल्लाह खान, उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया था। जनरल हबीबुल्लाह ने किस तरह से, ठीक है अली कुली खान का बेटा था, और अली कुली खान क्या था, वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया का मुलाजिम था, और वो उनके जो है वो अस्तबल में जॉब करता था, और उसको बड़े इनाम और इकराम से नवाजा गया। तो ये यहाँ आ गए, यहाँ वहाँ के कंडलों के जो उनके पाले हुए थे वो यहाँ आकर इतने बड़े मनसब पर आ गए। फिर उन्होंने जो है वो अपने 22 खानदानों में शामिल हो गए, फिर उन्होंने अपनी इंडस्ट्रियाँ बना ली, फिर उन्होंने मुल्क के सारे नेशनल मोटर्स भी इनके, गंधाराज भी इनके, और जितने हाशमी कैन कंपनी भी इनके, सारा हर चीज़ इनके पास हो गई, मुल्क सारा इनके हवाले हो गया। और उसके बाद जो इन्होंने चाह किया और अब तक कर रहे हैं, यहाँ इन्होंने पेट्रोल का जो रेट्स बढ़ाए गए, रातों रात जो बम गिराया गया, उस बम गिराने की वजाहतों के लिए उमर अयूब खान आए हुए थे और साथ में नदीम बाबर साहब आए हुए थे। नदीम बाबर साहब के भाई, जिसका इमरान खान वो बड़े चीख कर कहते थे कि जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, जिसका जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द इंटरेस्ट होगा, उसको तो वजारतों में होना नहीं चाहिए। तो आपने कैसे भर्ती कर लिया इनको, और इन लोगों को कैसे 5-5 वजारतें रज़ाक दाऊद क्यों लेकर बैठे हुए हैं, जो रोजाना एक नई चोरी करते हैं, एक नया डाका डालते हैं इस मुल्क के ऊपर। और आप फिर अपने साहब के डंडे को भी साथ में रखते हैं और कहते हैं जनाब मैं अपोजिशन का हिसाब करूंगा, मगर मैं अपोजिशन का हिसाब करूंगा। तो आप करते क्या हैं भाई? आपके आसपास बैठे हैं, चलें शुरू करें हिसाब। जिनको भगा दिया आपने उनको वापस लें, उनका हिसाब करें। आप उनसे चीनी का हिसाब लें, खुसरो बख्तियार से चीनी का हिसाब लें,
और उसके अलावा जितने आपके जमा बख्श बैठे हुए हैं उनसे आप चीनी का हिसाब लें। उस्मान बुज़दार ने कैसे कहना, खुद आपने कैसे काबीना की सरबराही में बैठकर चीनी को एक्सपोर्ट करने या चीनी की जो कीमत मुकर्रर हुई है उसमें आपके असरात क्या हैं, आपका हाथ क्या है, आप उसका तो हिसाब दें। आपके तो ना हाथ क्लीन है ना आपका खुद। बड़े लोग कहते हैं यार बाकी सब ठीक है लेकिन ये बड़े पारसा हैं, बड़े नेक हैं, इतनी ना बड़ा पाकी है दामा के का, या दामन को जरा देख, जरा बंद कबा देख। नासिब चौथाई साहब अपने नज़ीर लगारी साहब की तमाम गुफ्तगू सुनी और अक्सर तौर पर उन्होंने कहा कि वाकई ये जो हुकूमत है वो माफिया के हाथों बड़े बुरे तरीके से यरगमाल बन बैठी है। आपको क्या लगता है कि वाकई ये हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि माफिया से ब्लैकमेल हो रही है? लगारी साहब ने मुझे मेरा बचपन याद दिला दिया, वो बचपन जो शुरू ही आग और खून से शुरू हुआ था। मतलब अस्तबल का मालिशिया का पोता अगर कराची की बस्तियों को ताराज करता है, जलाता है, उनको आग लगाता है, झोंपड़ियों को, घरों को नहीं, पुख्ता घरों को नहीं, झोंपड़ियों को, और फिर कहता है पक्के घर बना के देंगे, तो यार खैर छोड़े, मुझे बहुत मोटी गाली आ रही थी, मैं दिखाऊंगा, आप लोग बैठे हैं। सूरत यार क्या, मैं उस पर जाऊंगा तेल पे बराह रास्त। पहले हम कहते थे कि इमरान खान माफिया से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पहले हम कहते थे कि इमरान खान मर जाएंगे, माफिया के हाथों सरनगू नहीं होंगे। लेकिन कल जो कुछ हुआ, कल रात को जो कुछ हुआ, उसने साबित कर दिया कि सारा ढकोसला है। कल रात 11 बजे तक सारे पेट्रोल पंप बंद थे क्योंकि पेट्रोल सस्ता था। इमरान खान ने पेट्रोल 74-75 रुपये कर दिया था, लेकिन जब ये कीमत का ऐलान इजाफा हुआ 33% से 66% तक, तो फिर पेट्रोल पंप पे स्टाफ आने लगा। मैं गवाह हूँ इस बात का कि पेट्रोल पंप पे स्टाफ आने लगा, वो पेट्रोल पंप खुलने लगे, वहाँ रौनकें बढ़ने लगी, और 12 बजे 100 रुपये 10 पैसे के साथ से आपको पेट्रोल बेचा जाने लगा। और पेट्रोल कब इजाफा किया गया? जब उसकी डेट नहीं थी, जब उसका प्रपोजल नहीं था, जब उसके लिए कोई तजवीज़ नहीं थी। 5 दिन पहले आप पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर रहे हैं और फिर कहते हैं बैठकर, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि अगर हम नहीं करते तो 31 रुपये को इजाफा करना पड़ता। खुदा का खौफ करो, इतना झूठ नहीं बोलो हमसे यार। आप इजाफा आपको करना था, आप इजाफा कर देते। आप इजाफा अगर आपने करना ही था तो कह देते कि हमें इजाफा करना है, भाई आपको जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले हमारा, हम इजाफा करेंगे। लेकिन आपने नहीं किया, आपने पेश किया अपनी तरजीहात को। आपने कहा कि दुनिया के तमाम मुल्कों में हमसे महंगा है। तो मेरे जान, दुनिया के तमाम मुल्कों में पर कैपिटा इनकम कितनी है? दुनिया के तमाम मुल्कों में कर्जे कितने हैं? दुनिया के तमाम मुल्कों में करेंसी की कीमत क्या है? इंडिया में, मैं फिर कहता हूँ, मुझे इंडिया की मिसाल देते हुए अच्छा नहीं लगता, 2238 रुपये पर कैपिटा डॉलर है, डॉलर है, और पाकिस्तान में 1388। कोई फ़र्क तो बता देना मुझे आप कि मेरी आमदनी कितनी है, मैं अपने पास से कितना दे रहा हूँ आपको। आपने सारा का सारा फ़ायदा 5 दिन प्लस अगले जितने भी दिन आने वाले हैं, सारा का सारा फ़ायदा माफिया को दे दिया। कहते हैं कि 7 करोड़ का जुर्माना किया गया था इन कंपनियों पर जिन्होंने पेट्रोल रोक लिया था। और एक स्टडी आज जो छपी है वो ये है कि 8 अरब का फ़ायदा हुआ है इनको रातों रात। तो ये चीनी का फ़ायदा, ये गंदम का फ़ायदा, ये आटे का फ़ायदा, ये पेट्रोल का फ़ायदा कहाँ जाएगा? आमिर जिया साहब, मौशियात के हवाले से आप बहुत इल्म रखते हैं, बरे सगीर समेत दीगर जनूबी एशिया के ममालिक से मवाजना कर रहे हैं अयूब साहब। ज़रा आप भी कंपैरिजन करके बताएं कि ये कंपैरिजन वो दुरुस्त बता रहे हैं? हुकूमत नहीं हुई माफिया से ब्लैकमेल, मतलब जिस तरह से पेट्रोल प्राइस चल रही थी उन्होंने बेहतर फैसला लिया। देखिए, माफिया से पहले जो हमें बात करनी चाहिए वो है नाकिस मनसूबाबंदी की। हुकूमत की तरफ से नाकिस मनसूबाबंदी की गई
कि जब फ्यूल की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस जो थी आलमी उस पर गिरी हुई थी मार्केट में कि $20 का था, $25 का था, $30 का था। मैं मार्च, अप्रैल और मई की बात कर रहा हूँ। उस वक्त अगर आप याद करें कि हमारे यहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ था मार्च में और हमारे यहाँ खपत जो थी पेट्रोल की एकदम गिर गई थी, तो हुकूमत ने एडवाइस ये किया कि जो इंपोर्ट्स हम लोग कर रहे होते हैं उसको रोक दिया जाए। यानी कि जब तेल सस्ता तरीन था उस वक्त हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं किया। अच्छा, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास जो है स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, जो हमारे स्ट्रक्चरल फ्लॉ है हमारी पेट्रोलियम के उसका इंडस्ट्री का, कि हमारे पास हफ्ते 2 हफ्ते का जो है हम जमा जखीरा कर सकते हैं और ये नहीं हो सकता कि हम मंगा के मतलब महीनों का रख लें अपने लिए। तो जाहिर है कि उस वक्त ये हो रहा था कि आपकी क्योंकि डिमांड नहीं थी और हमारे पास जो सप्लाई जो थी वो रोक दी गई थी। फिर जब इन लोगों ने लॉकडाउन खोला तो कंजम्पशन एकदम बढ़ी, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन उस वक्त हुकूमत से जो एक और अक्लमंदी है, मैं कहूंगा कि फिर बुरी मनसूबाबंदी का वो था कि जब आप लॉकडाउन खोल रहे थे तो आपको पता होना चाहिए था कि एकदम जो है कंजम्पशन तलब जो है बढ़ेगी, उसके हिसाब से आपको मनसूबाबंदी करनी थी। तो उसके नतीजे में आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है शॉर्टेज हो गई इसकी फ्यूल की, और अच्छी कितने दिनों चली, बाज़ इलाकों में आज तक वो पाई जाती है। तो कहानी जो है वो वहां से शुरू होती है कि जिसमें ओगरा जिम्मेदार है, पेट्रोलियम जो आपकी मिनिस्ट्री है वो जिम्मेदार है कि आप जो है सही तरह से मनसूबाबंदी नहीं कर सके। कि जब $20 का तेल था, जब $25 का था, मैं अगर डेट्स दूं कि मई 20 तारीख को मई में जो था एवरेज $25 का था, उससे पहले जो था अप्रैल में $20 का था, उस वक्त हमने किया नहीं। अब जब अच्छा तेल जो है वो कोई ये तो नहीं कि दौड़ के आप डबल रोटी लेकर आ गए अपने पड़ोस से, उसके लिए जो होता है आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। नासिर बिग तुताई सऊदी अरब में बहुत है, उनको बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि आप पहले ऑर्डर प्लेस करते हैं, उसके बाद जहाज में वो भरा जाता है, चलता है, उसके बाद आता है। तो ये नहीं होता कि अगर प्राइस में वहां पर एकदम फ्लक्चुएशन हुआ तो उसका असर आपके यहाँ फौरन पड़ जाएगा। अब जब हम लोगों की यहाँ तलब बढ़ी उस वक्त हमने देखा कि दुनिया में भी पेंडेमिक के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो तलब में इजाफा हुआ और उसके नतीजे में पेट्रोल फ्यूल प्राइसेस जो थी, क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो थी, दोबारा मार्केट में बाउंस बैक किया। अब ये मुमकिन नहीं कि एक आप हिमाकत कर चुके थे कि आपने सही किया नहीं, दूसरा ये नहीं मुमकिन है कि आप जो है महंगा इंपोर्ट करके सस्ता बेचने लगे। जाहिर है कि हमारी जो हालत है वो बहुत मतलब है बताने की जरूरत नहीं, सारे इन्फॉर्म लोग बैठे कि बहुत बुरी है। एक और बहुत सारे लोग एक्सपर्ट सवाल ये करते हैं कि जब तलब कम थी हमारे यहाँ उस वक्त क्या हुकूमत को फ्यूल प्राइसेस कट करनी चाहिए थी, क्योंकि जाहिर है कि उस वक्त उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता उस चीज का। तो ये भी एक सवाल है कि आपने एक पॉपुलर डिसीजन लिया, पॉपुलर डिसीजन लिया, जिसका फायदा भी अवाम को नहीं हुआ क्योंकि जमाने में पेट्रोल की फ्यूल की खपत नहीं हो रही थी, और आपने सिंबलिज्म किया, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा कर दिया। अब जब दोबारा आप मार्केट के तकाजों के मुताबिक उसको एडजस्ट कर रहे हैं तो उसके ऊपर जो आप तारीफ सुन रहे हैं कि नज़ीर लगारी साहब जिस तरह से एक बात कर रहे हो, नासिर बिग तुताई साहब, तो हर तरफ से उन पर क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो मैं सबसे पहले कहूंगा कि इनकी जो मनसूबाबंदी इतनी नाकिस रही है कि इसके ऊपर इनको अकाउंटेबल करना चाहिए कि जो भी चला रहे हैं, उमर अयूब साहब हैं, नदीम बाबर साहब हैं, कि वजारती तरह से नहीं चलती, आप बहुत ज्यादा पेश भी नहीं करते हैं, आपको प्लानिंग जो है एडवांस में करनी पड़ती है। तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा इनका एक फ्लॉ आया है। और एक और बात जो है मतलब है कि फ्यूल प्राइसेस जो आपने बात की जी दुनिया के दीगर मुल्कों तो निस्बतन जाहिर है कि अगर आप डॉलर टर्म में बात कर रहे होते तो जाहिर है कि पाकिस्तान जो है उसकी कई बात और भी होती कि हम लोग अगर उस जहाँ से तेल सप्लाई होते है उससे करीब है तो हमारी कॉस्ट जो होती है लाने ले जाने की वो भी कम होती है, तो यकीनन वो कम होगी। और लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता जो इस कहते हैं ना कि खराब मनसूबा बंदी की वजह से उनको बैड प्रेस मिल रहा है, उस पर इनको सोचना चाहिए कि भाई आइंदा जो भी है, चाहे शक्कर की पॉलिसी हो चाहे फ्यूल की इंपोर्ट की हो, जरा देखभाल कर बनाए, प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर बनाए। जी मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, ये रातों रात पेट्रोल पर 47 रुपए पर लीटर आपको भी टैक्स देना पड़ रहा है, बताइए कैसा लग रहा है आपको? ये हुकूमत माफिया से ब्लैकमेल हो गई इसलिए आप पर बोझ डाल दिया? नहीं, मैं समझता हूँ कोई माफिया से ब्लैकमेल नहीं हुई। देखें जो कंपनीज हैं वो तो मार्केट में प्रॉफिट कमाने आई हैं ना, कोई चैरिटी करने तो नहीं आई हुई। वो कोई चैरिटी के इदारे तो नहीं हैं। ये जो पेट्रोल की सप्लाई की कंपनीज हैं उनका काम है मुनाफा कमाना, गवर्नमेंट का काम है बतौर रेगुलेटर उस मुनाफे पे चेक रखना कि वो एक हद से ज़्यादा ना जाए। मैं समझता हूँ हुकूमत की नालायकी और नाअहली जो है वो ही अवाम पर कर्ब है। अब मुझे ये इतनी 50 साल मेरी भी उम्र हो गई है और जर्नलिज्म करते भी 30 साल हो गए हैं, ये पहली दफ़ा एहसास होने लगा है कि पाकिस्तान के आइन में एक बहुत बड़ी कमी रह गई है, या इस आइन में नालायकी और नाअहली की कोई सज़ा नहीं है।
करप्शन की सज़ा है, काम करने की सज़ा है, कवायद से हटकर अगर आप तेज़ काम करना चाहें उसकी सज़ा है, लेकिन काम ना करने की कोई सज़ा नहीं है। मतलब आप काम ना करें इस बात की कोई सज़ा नहीं है। आज मुल्क में यही हो रहा है। ये जो पेट्रोल है ये भी एक बड़ी फंटास्टिक और क्लासिक एग्जांपल है काम ना करने की। मेरा मतलब है जब फ्यूल कम भी यूज़ हो रहा था तो फ्यूल को स्टोरेज करने की कैपेसिटी तो मौजूद थी ना, तो स्टोर तो उस वक़्त भी सस्ता ला के किया जा सकता था, चाहे इस्तेमाल हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमत की नालायकी और नाअहली है वो हमारे लिए ज़्यादा तकलीफ़ का बायस है। अगर हुकूमत को ये पता था कि ये पेट्रोल की प्राइसेस सस्टेन नहीं करनी है इतने नीचे और हमने भी सस्ता नहीं ख़रीदा हुआ, तो एक माह के लिए गुनाह बेलज़्ज़त करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लोगों के जज्बात से खेलने की और मेरे सबज बाग दिखाने की और वो सैकड़ों ट्वीट करने की क्या ज़रूरत थी कि इमरान खान ने बड़ा तारीखी फैसला कर दिया, अब एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, इतना पेट्रोल सस्ता करके पाकिस्तान की तारीख बना दी, माफियाज को लिटा दिया। मतलब ये सस्ती और झूठी शोहरत की कोई ज़रूरत नहीं थी और मेरा मतलब है आवाम के जज्बात से खेलने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर अपनी नालायकी और नाअहली को छुपाने के लिए हमें सज़ा मत दें, अल्लाह के वास्ते। इस मुल्क में आइन में जो अब सबसे बड़ी तब्दीली होनी चाहिए वो नालायकी और नाअहली की भी हमें कोई सज़ा रखनी पड़ेगी, काम ना करने की भी सज़ा रखनी पड़ेगी। बाकी सब तो हमने बहुत सज़ाएं कर ली क्योंकि उसकी कोई प्लानिंग नहीं थी। माफिया को हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि कंपनी चैरिटी करने नहीं, कारोबार करने बैठी है मार्केट में। सिद्दीकी साहब, उनका तो काम है प्रॉफिट कमाना। ज़रियाब आप देखें कि ये एक तो बिल्कुल सही बात है कि ये इल प्लानिंग है गवर्नमेंट की। कंटेनर के ऊपर खड़े होकर कह देना कि जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो इसका मतलब है कि जो आपका वज़ीर आज़म है वो चोर है या उनकी नेक नियति नहीं है। मतलब जब आप बाहर बैठे होते तो आपको समझ नहीं आ रही थी कि जब हुकूमत के अंदर आना है तो आपने किस तरह काम करना है। अब 2 साल हो रहे हैं आपकी हुकूमत को, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने किसी भी मामले पे किस तरफ जाना है। जैसे आपने पिछली दफ़ा कन्फ्यूजन का सवाल किया था कि कोविड के बारे में कन्फ्यूज़ रहे, तो हुकूमत चलाने के बारे में भी कन्फ्यूज़ है। मेरे दोस्तों ने बिल्कुल सही कहा कि एकदम से आपने पेट्रोल की प्राइस इतनी नीचे करा दी जब राइट टाइम था बाय करने का, उस वक्त आपने पेट्रोल बाय नहीं किया। तो इसका मतलब आपसे प्लानिंग्स नहीं हो रही। जो असद उमर साहब लंबी लंबी तकरीरें किया करते थे अपोजिशन में खड़े होके, तो हमें ये लगता था कि जब ये लोग आएंगे तो दूध और शहद की नहरें यहाँ पे बहना शुरू हो जाएंगी, जो कि पहले जो जितनी बह रही थी वो भी छीन ली गई हैं। तो इनकी प्लानिंग इल प्लानिंग रही है। अभी जैसे नासिर बेग चुगताई साहब ने कहा कि 12 बजे के बाद, नासिर साहब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन आ गया था कि जिन लोगों ने लाइनें लगाई हुई हैं कि पेट्रोल आपको अभी सस्ता मिलेगा और कीमतें 12 बजे के बाद महंगी हो जाएंगी, तो आपको हम क्लैरिफाई करते हैं कि दीज प्राइसेस आर विद इमीडिएट इफेक्ट, यानी कि विद इमीडिएट इफेक्ट उन्होंने उसको महंगा किया। 30 तारीख का भी इंतजार नहीं किया, जिस तरह मंथ के एंड में आके 12 बजे के बाद प्राइसेस इंक्रीज होती थी। तो ये कहाँ से उनको मैसेज आया, कहाँ से उनको ये सारी चीज़ें आई कि एकदम से आप इसकी प्राइस को जो है वो हाई कर दें और विद इमीडिएट अफेक्ट कर दें। तो इसका मतलब साफ साफ है कि जो भी माफिया है जिनका आप जिक्र तो ज़रूर करते हैं, जिनको ख़त्म करने के आपने वादे तो ज़रूर किए थे, लेकिन वो आज भी आपसे बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। आपको उनके सामने घुटने टेकने पड़ रहे हैं। भले वो चीनी का माफिया हो, भले वो आटे का माफिया हो, भले वो पेट्रोल माफिया हो, भले वो दवाइयों का माफिया हो, आप किसी भी जगह किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते। कोरोना में आप देख लें कि जब आप जिस दवाई के बारे में टीवी के ऊपर आया कि ये दवाई बेहतर साबित होगी कोरोना के इलाज के लिए, वो फॉरेन मार्केट से गायब हो जाती थी। कितने लोगों को आपने पकड़ा जब सब ने प्राइसेस, इंजेक्शन जो 25,000 का है वो 5-5 लाख में बिक रहा है, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट की रिट थी वो कहाँ पे गई? तो किसी भी जगह गवर्नमेंट की रिट नज़र नहीं आ रही, मिस मैनेजमेंट, मिस गवर्नेंस नज़र आ रही है और टोटली जो है वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। जो माफियाज मौजूद हैं, आप उन माफियाज को ख़त्म नहीं कर पा रहे, बल्कि वो आपको डिक्टेट कर रहे हैं और आप उनकी डिक्टेशन के ऊपर चल रहे हैं। सही, मतलब पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो हुकूमत की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। यकीनी तौर पर हुकूमत माफिया के आगे घुटने टेके जरूर हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर हुकूमत की अपनी प्लानिंग, उसकी अपनी स्ट्रेटेजी जरा बेहतर होती तो शायद नौबत आज यहाँ पर ना आती। इसी पर मजीद बात करें, हमने जब देखा है कि पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा होता है, तब हमने ये भी देखा है कि महंगाई का तूफान भी उसी तरह से मंजर आम पर आता है। प्राइस इंडेक्स पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों पर
इन्हिसार करती है, ये हम मौशियात में पढ़ते आए हैं। सवाल की तरफ जाने से पहले मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की एक ट्वीट यहाँ पर पढ़ूंगी। जब माजी में वो हवाला दे रहे थे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से, एब्सोल्युटली शेमफुल हाउ द गवर्नमेंट हैज ड्रॉप्ड अ पेट्रोल बॉम्ब on the poor nation at the start of 2018. Instead of undertaking tax reforms and cracking down on money laundering, the government continues to burden the masses, this time with a big increase in petroleum products price. आमिर ज़िया साहब, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से आप समझते हैं मुल्क में एक शदीद लहर आने का खदशा है महंगाई की? पहला तो सवाल ही कि जब तेल की कीमतें कम हुई थी, क्या उसके नतीजे में हमने देखा था कि महंगाई कम हुई है? ऐसा नहीं हुआ था। अभी जो फोरकास्ट कर रहे हैं, स्टेट बैंक भी कर रहा है और हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी करी कि हमारे यहाँ जो है इन्फ्लेशन यानी कि फ़राते ज़र में जो है वो कमी वाक़ई होगी। और जाहिर है कि क्योंकि जिस ज़माने में आप लोगों ने फ्यूल प्राइसेस कट की थी, उस जमाने में तो इतना ज्यादा जो है मोबिलिटी नहीं हो रही थी चीजों की, तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज्यादा खास फर्क पड़ेगा तलब और रसद का, क्योंकि ये वही पुरानी वाली प्राइसेस पे जो है तेल मिल रहा है कि जो कहते हैं ना कबलस तो हम लोगों ने लॉकडाउन तालाबंदी से पहले देखा था। तो कोई आपको कोई मिलेगा नहीं इसके अंदर, क्योंकि पहले भी जो था 100 से ऊपर ही हुआ करता था ना, 110 का भी होता था और भी महंगा होता था। तो वो चीजें जो है फैक्टर इन की हुई है मार्केट ने, क्योंकि एक होता है कि आप बहुत ज्यादा एक चीज को बढ़ा नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है कि मतलब है उसकी तलब और घट जाती। तो जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो वॉल्यूम पे चल रहे होते हैं, तो वॉल्यूम पे चलने का मकसद ये होता है, और हत्ता कि छोटे भी जो गली मोहल्ले की दुकान है वो बजाय वो कहेगा जी मैं दिन में 1 किलो आलू बेचने की जगह में 10 किलो क्यों ना बेचूं और कम प्राइस के ऊपर जिसमें कम प्रॉफिट है, तो मैं नहीं समझता कि उसका इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि अभी जो पाकिस्तान की मईशत का ट्रेंड है उसमें ग्रेजुअली हल्के हल्के जो है वो आपका फ़राते ज़र कम होना शुरू हुआ है, और आने वाले एक जमाने आप याद करें कि डबल डिजिट में थे हम लोग, सिंगल में आ गए। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, शरह सूद को कम किया स्टेट बैंक ने, जो कि बहुत देर में फैसला किया, और उसकी जो स्टेट बैंक के गवर्नर के जो कहते हैं ना स्लो मोशन के फैसले थे कि जब आपको तेज फैसले करने चाहिए थे, तेजी के साथ कट करना चाहिए, तो उस वक्त आपने बुलंद शरह सूद रखी, वजह से मईशत की हालत होगी, उस वक्त आपने डॉलर को संभाला नहीं। तो स्टेट बैंक की जो नाकिस पॉलिसियां भी हैं, लेकिन उसकी जो आपके सवाल पे अगर मैं आऊं तो उसके अंदर ये है कि मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई बहुत ही आपको कोई शार्प एस्केलेशन या राइज नजर आएगा। जी नासिर चौथाई साहब, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से हमें जिस तरह से आमिर साहब ने एक्सप्लेन किया यहाँ पर, लेकिन आप और हम भी जानते हैं कि एक आम आदमी जो दुकान लगा कर बैठता है वो पेट्रोल के महंगा होने का ही शायद इंतजार कर रहा होता है। हम कहीं भी कोई भी चीज खरीदने जाएं तो एक जुमला सुनने को मिलता है, क्या करें पेट्रोल महंगा हो गया है। आप भी समझते हैं कि कोई महंगाई उस तरह से नहीं बढ़ेगी, चीजें जरा कंट्रोल में रहेंगी? अच्छा, आमिर ज़िया साहब असल में बहुत दानिश्वर हैं और खासा स्टडी करते सिचुएशन को, और ताल्लुक़ अशराफिया से भी है जिसने लॉकडाउन लगवाया था। हम लोग फुटपाथ के लोग हैं, स्ट्रीट फाइटर हैं हम लोग, हम आवाम की बात करते हैं। असद उमर के फार्मूले के तहत आज पेट्रोल 73 रुपीज़ पर लीटर होना चाहिए था, जो असद उमर ने नवाज शरीफ के ज़माने में दिया था। अब अगर वो भूल गए इस फार्मूले को या हुकूमत भूल गई इस फार्मूले को, तो मेरा कोई कसूर नहीं है। दूसरी बात ये कि जब पेट्रोल सस्ता हुआ तो पंजाब में हमने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। लाहौर में नसीम बताएंगे आपको कि ट्रांसपोर्टर्स ने मना कर दिया किराया कम करने से। ट्रांसपोर्टर्स ने मना कर दिया एक सीट छोड़कर दूसरी सीट पर बिठाने से। उन्होंने कहा नहीं जी GT रोड पर तो हम सीट टू सीट जाएंगे, हाँ हम मोटरवे पर चले जाएंगे, एक सीट छोड़कर किराया इतना होगा। और उसके बाद उस्मान बुज़दार ने जिस ऑर्डर पे साइन किए थे वो उनको वापस लेना पड़े। तो ये तो वो प्रेशर है, बाकी प्रेशर मंडी से बाजार तक का होगा। किसान लोग हैं हम, देहाती लोग हैं हम, हमें पता है कि जब गाजर और मूली और प्याज और आलू आप उगाओगे टंडोलाया से आगे पंजाब में, और वो ट्रांसपोर्ट के जरिए कराची मुंतकिल होगा या लाहौर जाएगा या पेशावर जाएगा, तो पेट्रोल तो महंगा हो गया ना, वो उसको प्लस करेगा, वो उसको डबल करेगा, वो उसको महंगा करेगा। फिर कराची और लाहौर और पेशावर इसमें बसों के किराए। आप कल देखिएगा क्या होता है, बल्कि आज ही देख लीजिएगा क्या हो रहा है। झगड़े शुरू हो गए, मारपीट शुरू हो गई है, लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया है, बसों को आग लगाने की कोशिश की गई है। क्योंकि वजह यह है कि ट्रांसपोर्टर ने मिनी बस
ये वो डेविल ने भी अपना किराया दुगना कर दिया है। पेट्रोल की कीमत में 25% इजाफा, 25 रुपए इजाफा हुआ, 25 रुपए 30 पैसे शायद इजाफा हुआ। वो इजाफा कर रहा है 5 रुपए और 6 रुपए उस टिकट पर जो 10 रुपए का था। तो ये तो सूरत हाल बनेगी और ये बिल्कुल जायज बनेगी क्योंकि हुकूमत ने मौका दिया है और हुकूमत ने आपसे ये भी कहा है कि हमने तो खैरात दी है आपको, वरना तो 31 रुपए था ये, हम 31 रुपए इजाफा कर सकते थे, हमने 25 कर दिया, तो बाकी खैरात समझ के रख लें आप। ऐसी हुकूमतें अवाम के दिलों में नहीं रहती हैं, ऐसी हुकूमतें अवाम के जहनों में नहीं रहती हैं। ऐसी हुकूमतों के इक़दाम अवाम को याद रहते हैं उस वक्त तक जब तक अवाम जिंदा है। लगारी साहब, आप क्या समझते हैं, क्या नहीं होगा इजाफा? रिक्शा चलाने वाले अपनी कीमतों में कुछ इजाफा नहीं करेंगे, ये बसें वैगन चलाने वाले, ये निजी कैब्स जो चल रही हैं, मतलब कंप्रोमाइज करेंगे इसके साथ? वो आवाम को कहेंगे कि नहीं ठीक है कोरोना है तो ठीक है चलते रहते हैं। एक तो 117 से पेट्रोल नीचे गया तो कीमतों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, कीमतें वही थी जैसे हमारे आमिर रियाज साहब कह रहे थे, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। सूरत हाल ये है कि खाकान आज़म के कारिंदे और कसई लोगों की खाल उतारने के लिए बाहर निकले हुए हैं। लोग अपनी खालें बचाकर घरों पर रहें, ऐसा ना हो कि लोगों को पता ही नहीं चले कि उनकी खाल उतर चुकी है और उनकी जेब भी कतरी जा चुकी है और अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा है। ये पाकिस्तान के मईशत के अंदाजे और तखमीने लगाते हैं और ये ख्वाब ख्याल में सोते हुए नींद की हालत में तखमीने लगाते हैं और जब ये कह रहे होते हैं कि जनाब हम जो आपके बैरूने मुल्क समंदर पार पाकिस्तानी रहते हैं हम उनसे 21 अरब डॉलर लेकर आएंगे, तो इनको ये पता नहीं है कि वो लोग वापस आ रहे हैं, वो लोग वहां से रो रहे हैं, चीखें मार रहे हैं कि हमें वापस लाओ, हमारे पास घरों का किराया और बच्चों का खाना खिलाने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा। ये तो इनके तखमीने होते हैं। अब इनको खजाने को भरना है। खजाना पाकिस्तान का खजाना इनको अजीज नहीं है। पाकिस्तान के एक्सचेकर में हमारी जान चली जाए कोई बात नहीं है, हमारा जो कुछ जमा पूंजी जिसकी भी है हम देने को तैयार हैं कि पाकिस्तान के खजाने में जाए। ये इनके खजाने में जा रही है, इनके घरों में जा रही है, इनके पेट में जा रही है। ये जो इनके पास लोग बैठे हुए हैं, इनके पेट इतने बड़े हैं कि मेरा ख्याल नहीं है कि जहन्नुम की आग भी इनको भर सकेगी। इनके इतने बड़े पेट हैं और उनके बाद इतनी तलब है उनकी कि वो तलब कीमत बढ़ाएगी आपकी चीजों की। अगरचे फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। जब 117 से आप 73, 72, 73, 74 पर गए थे तो उस वक्त तो आपने कोई फर्क नहीं पाया था, लोगों कोई कीमतें कम नहीं हुई। अब आपने कीमत बढ़ाई है तो आप इसलिए करेंगे कि जनाब आपको लोगों की जेब में रखी हुई आखिरी पैनी, आखिरी टेढ़ी पैसा, आखिरी 1 रुपया, अब तो उनके वो सिक्के भी नहीं रहे, वो सारा निकाल कर आप अपने पास रखना चाहते हैं। आप सरकारी खजाने में नहीं डालना चाहते हैं, अपने करोड़ीज की जेब में और उनके घरों में और उनके अकाउंट्स में डालना चाहते हैं। इसका बेनिफिट पाकिस्तान को नहीं होगा, इसका कोई फायदा। महंगाई करेंगे या कीमतें बढ़ाएंगे, कुछ भी करेंगे, पाकिस्तान पर बोझ पड़ेगा और पड़ गया है। नवाज शरीफ ने जो कर्जे लिए उनके बराबर कर्जे अब तक ले चुके हैं और एक ईंट नहीं रखी गई है। ईंटें रखने के दावे हैं लेकिन एक ईंट नहीं रखी गई है, कोई एक प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया गया है। हमने नवाज शरीफ के साथ खुद जाकर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का लॉन्चिंग देखी थी। हमने देखा था कि कैसे पैराडाइज पॉइंट के पास एक एटॉमिक जो है वो पावर स्टेशन बनाया गया था, यहाँ बिन कासिम पर एक पावर स्टेशन, वहां साहिवाल में कोल का इतना बड़ा पावर का प्रोजेक्ट लगाया गया। कितने पावर प्रोजेक्ट्स लगाए गए, अब उसको ये बर्बाद कर रहे हैं, ऊपर लोड शेडिंग के अजाब में डालकर लोगों को। ये नाअहलू की, जिस तरह से हमारे दोस्त कह रहे थे कि जनाब नाअहलू के लिए भी तो कोई सजा होनी चाहिए, नालायकों के लिए। नाअहल तो नाअहल होते हैं, उनको अदालतें भी नाअहल कराती हैं, नालायकों के लिए भी कोई सजा होनी चाहिए। ये नालायक नहीं है, ये अपने पाकिस्तान के अवाम के मफाद के खिलाफ नालायक है, पॉइंट आपका आ गया। पेट भरने के लिए और अपने अकाउंट भरने के लिए बिल्कुल लायक है। सही। सिद्दीकी साहब, आंखों देखा हाल है, आटा बहरान पहले पैदा हुआ, फिर आटा महंगा हुआ। हमें प्राइस कंट्रोल कमेटियों से लेकर कोई मॉनिटरिंग टीम कहीं नजर नहीं आई। चीनी के साथ भी यही हुआ। अब ये पेट्रोल महंगा होने के बाद सिर्फ आटा और चीनी महंगी नहीं होती है, बहुत अशय खुरनोशी एक लंबी फहरिस्त है जो महंगी हो जाती है।
तो हम तैयार हैं उसके लिए? ज़रियाब, आप देखें कि पहले भी मैंने एक मिसाल दी थी कि जब किसी रेगिस्तान में कोई जानवर या शख्स मर रहा होता है तो गिद्ध ऊपर मंडला रहे होते हैं और उसके मरने का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किस वक्त ये मरे और मैं इसका गोश्त नोचूं। हमारा मुआशरा बिल्कुल इसी तरह जो है ना वो एक्ट करता है। आप किसी भी मामले में देख लें, यहाँ पे बेहिसी जो है वो इंतहा को पहुँच गई है। कहने को हम अपने आप को मुसलमान मुआशरा कहते हैं, लेकिन बेहिसी की हद देखें कि अगर कोई बीमार है, दवाइयाँ ब्लैक हो रही हैं। ये पेट्रोल वाली आज की बात नहीं है, मैं तो सारी ज़िंदगी से जब हम मोटरसाइकिल पे होते थे, मोटरसाइकिल से लेके गाड़ी पर आने तक ये पेट्रोल का मामला चलता रहता है। बाहर के मुल्कों में भी हम रहे हैं, बाकी मेरे साथी भी रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे कभी भी इस तरह के मसाइल नहीं आते थे कि पेट्रोल ही डिस्कस हो रहा है डेली। हमारे यहाँ पे जिस चीज़ को मर्जी चाहे जब चाहे मर्जी महंगा कर दे। पेट्रोल महंगा होने की ज़रूरत नहीं कि आज पेट्रोल महंगा हुआ तो चीज़ें महंगी होनी शुरू हो जाएंगी। अगर पेट्रोल से रिलेटेड होता तो जब पेट्रोल सस्ता हुआ था तो चीज़ें सस्ती होनी चाहिए थी, लेकिन कोई चीज़ नहीं। और अभी भी आप अगर बाज़ार में चले जाएं तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ 800 रुपये की थी वो 1600 रुपये की हो चुकी है, जो 1600 की थी वो 3200 की। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है कि गरीब तो पता नहीं बेचारा किस तरह इस वक्त जो है अपने दिन रात गुजार रहा है या किस तरह अपने घर वालों की जो है वो ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। तो अब ये जो पेट्रोल बढ़ा है इसकी आड़ में आके फौरी तौर पे जिनका इससे लेना देना भी कोई नहीं है, उन्होंने यही कहना, देखें जी पेट्रोल बढ़ गया है तो हम जो है वो इसको हमें महंगी चीज़ें बेचनी पड़ रही हैं। नासिर बेग चुगताई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि पंजाब में लाहौर में फौरी तौर पे जो है ये माफिया सामने आ गया था, जो ट्रांसपोर्ट माफिया। इन्होंने किराए भी बढ़ा दिए थे, इन्होंने जो SOPs है उन पे भी अमल करने से इनकार कर दिया। तो बात यह कि गवर्नमेंट की रिट कहाँ पर है, जो पहले हमने बात की है। जब हमें कहा जाता था कि इस माफिया से लड़ेंगे, इनको ख़त्म कर देंगे, वो आपको कहीं नहीं नज़र आ रहा। हर कोई अपनी मनमानी कर रहा है, जिसकी दुकान है उसके अपने रेट्स हैं, अपनी मर्जी से वो बेच रहा है। इस्लामाबाद में ज़रूर कहीं नज़र आ जाता है कि DC साहब ने छापा मारा, कोई फ़ाइन कर दिया, लेकिन पाकिस्तान बहुत बड़ा है और पाकिस्तान में इस वक्त एक सैलाब महंगाई का आया हुआ है और ये तेल महंगा होने से मज़ीद चीज़ें महंगी होंगी, बिल्कुल महंगी होंगी, क्योंकि हमारे मुल्क में जो भी कारोबारी हजरात हैं वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। कोई शख्स मर भी रहा होता है, बल्कि यहाँ पे तो मरने के बाद भी 5-5, 10-10 लाख रुपए का बिल दे दिया जाता है, हाथ में थमा दिया जाता है कि भाई इतने पैसे लेके आए तो हम आपको डेड बॉडी देंगे। तो इस मुल्क में हम किस चीज़ का, हम जो जिस तब्दीली का इंतजार कर रहे थे, जिसके बारे में खुश हो रहे थे, मेरे ख्याल से वो अभी तक नहीं आ सकी, बिल्कुल नहीं आ सकी। और हालात पहले से भी बदतर होते चले जा रहे हैं और सब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है इस वक्त। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र हम देखें तो मास्क गायब हुए, महंगे हुए, बहुत सिलेंडर्स हमें दिखाई नहीं दिए, इंजेक्शंस महंगे हो गए, बहुत कुछ हमने देखा। अब ये जब पेट्रोल महंगा हुआ है तो क्या चीज़ें नॉर्मल हुकूमत कंट्रोल कर लेगी महंगाई को? आप नहीं समझते कि नई महंगाई की एक नई लहर आएगी? असल में ना प्रॉब्लम जो है ना इस गवर्नमेंट का, वो रेट ऑफ द गवर्नमेंट का है। सारी तवज्जो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपोजिशन को गालियां देने पर है, हुकूमत चलाने पर और गवर्नेंस पे कोई तवज्जो नहीं है। अब गवर्नेंस इट्सेल्फ इतना बड़ा काम है कि जब हुकूमत आप करने लग जाते हैं तो आप इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि आपके पास दूसरों के लिए वक्त नहीं होता। और इस हुकूमत के पास तो है ही सिर्फ वक्त ही वक्त, और कुछ है ही नहीं। फारग लगती है हुकूमत। जितनी एक दिन में इसके वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, मैं कभी हैरान हो जाता हूँ कि ये कभी काम भी करते हैं। अब सूरत हाल ये है कि रेट ऑफ द गवर्नमेंट ये होनी चाहिए कि चीज़ें महंगी ना हों। जब पेट्रोल सस्ता हुआ था तो चीज़ें सस्ती नहीं हुई थी, जब महंगा हुआ है तो महंगी नहीं होनी चाहिए। लेकिन चूंकि कोई रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, मैं कहना चाहूँगा कि माजी की जो हुकूमतें थीं, जिन्हें ये चोर और माफियाज की हुकूमतें कहते थे, उनकी रेट इनसे बहुत बेहतर थी। उनकी चीज़ों पर, उनकी कीमतों पर, और जो गवर्नमेंट का मॉनिटरिंग सिस्टम है, रेगुलेटरी काम है। देखिए, कारोबारी आदमी का, कारोबारी इदारे का काम है मुनाफा कमाना। फेयर प्ले में वो तो आया ही मार्केट में पैसा कमाने है, वो कोई पैसा बांटने थोड़ी आया है। वो तो अगर उसको इजाज़त देंगे वो हमारी खाल भी खींच के ले जाएगा और वो उसको जेन्युइन जो है कारोबारी प्रैक्टिस समझेगा, जुर्म नहीं समझेगा। ये तो हुकूमत का काम है कि वो रेगुलेटरी इदारों के ज़रिए, रेट ऑफ द गवर्नमेंट के ज़रिए, क्यों बने हैं ये इदारे, क्यों प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनी हैं, क्यों मैजिस्ट्रेट्स बने हैं, क्यों चीज़ें की कीमतें तायन करने के मुख्तलिफ इदारे बने हैं, ओगरा बना है। और यहाँ वज़ीर-ए-आज़म आके कह देते हैं जी चीनी की कीमत मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो शुगर मिल एसोसिएशन मुकर्रर करती है। भाई अगर वो करते थे तो पिछले दौर में 56 रुपये कैसे बिकती रही? उन्होंने तब क्यों नहीं 80 रुपये 100 रुपये कर ली?
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ना तजर्बाकारी है फेडरल गवर्नमेंट की, मैं फिर आप सब जो है ना मिलकर एकदम शुरू कर देते हैं। देखिए वर्ल्ड 11 जो तजर्बाकार टीम है पीटीआई की, वो तो फेडरल में इनिंग खेल रही है। उमर यूब से लेकर असद उमर से लेकर आप जहांगीर वो शाह महमूद कुरैशी से लेकर शफकत महमूद से लेकर सारे बड़े नाम फेडरल में बैठे हैं। ब्लंडर्स तो फेडरल में हो रहे हैं, पेट्रोल से लेके हर किस्म का। हम बेचारे एवं एक स्केप गोट बना लेते हैं केपी को, पंजाब को। सूरत हाल ये है कि हुकूमत को हुकूमत साजी पे हुकूमत करने पर तवज्जो देनी चाहिए। वजीर आजम को ये समझना चाहिए कि ऑपोजिशन उनका मसला नहीं है। ये जो 15-20 वजीर सिर्फ ऑपोजिशन को गालियां निकालने के लिए रखे हुए हैं, उन्हें हुकूमत के कामों पर लगाएं। उन्हें उनके महकमों के कहें कि भाई काम करो, तुम्हें काम करने के लिए लगाया है। यहाँ तो कारकर्दगी है कि किसने ज़्यादा गालियाँ निकाली हैं। और मेरी जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जब ये बात हुई कि कोरोना और लॉकडाउन आया, लोगों ने खुला दूध लेना बंद कर दिया। आपको पता है कि लॉकडाउन में डब्बे के दूध की कीमत कितनी बढ़ी है पाकिस्तान में? 40-40 रुपए किलो उन्होंने बढ़ा दी क्योंकि उनकी सेल बढ़ रही थी। रेगुलेशन ही कोई नहीं, कोई हुकूमत कहीं नजर ही नहीं आती है। जिसका जहां दिल चाह रहा है वो एक लूट सेल लगाई हुई है। का वक्त आ गया है क्योंकि ये वही मौशरा है कि जहां पर पेट्रोल प्राइस बढ़ती हैं तो हम अक्सर देखते हैं कि बाकी जो अशया खुरनोश की चीजें होती हैं वो भी महंगी हो जाती है। इनमें से आप एक कमेंट ऐड करना चाह रहे थे, मैं चाहूंगी आप वो कर दीजिए, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि इस मुल्क को दरअसल हमदर्द लोगों की जरूरत है। इस मुल्क को ऐसे लोगों की जरूरत है जिनके दिल में अवाम का दर्द हो। अवाम के हमारा ख्याल था कि पीटीआई के दिल में अवाम का दर्द होगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह, लेकिन वो उसका बिल्कुल उल्टा निकला, बरक्स निकला। और अब प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी हुकूमत को महफूज करने के लिए जो भी सियासत करना है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको हक है, तो जब तक वो हैं करते रहेंगे। चलें ठीक है, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। नाज़रीन, ब्रेक से बात करते हैं कोरोना की सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि मजबूरी केसेस की तादाद जो है वो 2 लाख से तजावुज़ कर गई है। हमारा जो सेहत का निज़ाम है, क्या वो इतनी ताकत, इतनी इस्तात रखता है कि इस बढ़ते हुए जो बोझ है उसे बर्दाश्त कर सके? इस पर बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, स्मार्ट लॉकडाउन की स्ट्रेटजी अपनी जगह कारगर, लेकिन इसके बावजूद मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। और इस वक्त जो मुसद्दक़ा केसेस की तादाद है वो 2,932 है, अमवात 4,073, जबकि सेहतियाब अफराद खुशकिस्मती से 86,906 हैं। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से तादाद मुसलसल बढ़ रही है, 2 लाख से केसेस तजावुज़ कर चुके हैं कि सेहत के शोबे पर इस्तात से ज़्यादा बोझ पड़ चुका है। नासिर भाई चुकाई साहब, गो के 2 से 3 रोज पहले सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर बेड जो हैं वो फ्राहम किए गए हैं, लेकिन आप समझते हैं कि वो मुनासिब होंगे? निज़ाम जो है मेडिकल सिस्टम वो कोलैप्स नहीं करेगा? देखिए, थोड़ा बहुत फ़र्क मेरा ख्याल है पड़ा है। और क्योंकि जब मेरी कल बात हुई इंडस वालों से, ओजा वालों से और डाव वालों से, तो उन्होंने बताया कि उनको जो कॉल्स आती थी फॉर बेड वेंटिलेटर, उनमें कमी वाक़ई हुई है। वो उस तरह लगा रहे, डाटा तो है नहीं कोई हमारे पास, कोई इस तरह का डाटा तो नहीं है, लेकिन वो कॉल्स पे लगाते हैं कि कितनी कॉल्स आ रही हैं हमारे पास और कितने लोग की डिमांड है। दूसरी ये हमारे टेस्टिंग कम हुई है। हमारे टेस्टिंग की जो रेशो थी वो अचानक कम हो गई है। हम सिंध में 13,000 कर रहे थे, जो 8,000 हो गए। हम पंजाब में शायद 9,000 कर रहे थे, जो शायद 7,000 हो गए। इसी तरह इस्लामाबाद की सूरत हाल है, कश्मीर की सूरत हाल है। और उसकी वो टेस्टिंग कम होने की वजह जो मुझे सिंध में बताई गई, मुझे बताई गई कि जो स्टाफ था, जो पैरामेडिक्स थे, वो बीमार हो गए, उन्हें क्वारंटाइन करना पड़ा। उनमें से बहुत से जहाँ बाग हो गए, शहीद हो गए, और बहुत से आईसीयू के अंदर हैं। तो टीम जो है वो छोटी से छोटी श्रिंक हो रही है। एक तो मसला ही था। दूसरा वो कहते हैं कि जो बैकलॉग है टेस्ट का। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे विदिन 60 सेकंड में सबका आंसर चाहिए। मैं चाहूंगी कि बड़ा क्विकली आप अपना कमेंट दे दें मुझे। हाँ, जो बैकलॉग है टेस्ट का वो बाकी है, अभी वो क्लियर होना है। तकरीबन 7 से 8,000 टेस्ट पड़े में टेस्ट चेक होने के लिए। सही। लगारी साहब, आप बताइए कि सेहत के शोबे पर इससे 7 से ज़्यादा बोझ पड़ चुका है, जिस तरह से केसेस मंजर यहाँ पर आए।
यकीनन हमारे सेहत के शोबे पर बहुत बड़ा बोझ पड़ चुका है और इससे चांदी हो गई है उन प्राइवेट निजी अस्पतालों की जो लोगों की हुकूमत की सरपरस्ती में खार उतारने में मसरूफ हैं और डेड बॉडीज जैसे रोक ली जाती हैं और बिल जो हैं वो लाखों में, यानी मुझे समझ में नहीं आती है कि एक ऐसा भी है कि अगर जूते लपेट कर एक प्लास्टिक के थैले में रखे जाए तो उनकी कीमत 2,500 रुपये रोज़ाना वसूल की जाती है। जूते की कीमत नहीं होती वो। इस हिसाब से अस्पतालों ने लूटने का सिलसिला शुरू कर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने शुरू कर रखा है और वो लोगों की बहरा खाल उतार रहे हैं और सरकारी शोबा वैसे ही नाकाफी था। पाकिस्तान के लोगों में जब ये कोरोना नहीं था उस वक्त कौन सी उनको दवाएं मिल जाती थी, कौन सा उनको डॉक्टर मिल जाते थे, कौन सा उनको पर्सनल अटेंशन दी जाती थी, किस तरह से उन लोगों का पूछा जाता था। वो तो मेरे ख्याल में इस बारे में सोचना भी अजीब है क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को तिबी सहूलतें वैसे ही दस्तयाब नहीं है और अब बोझ बढ़ गया है। आमिर जी साहब, नहीं, जाहिर है कि दबाव तो बड़ा है हमारे, चाहे वो निजी अस्पताल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो। जो याद रखने की बात ये कि ये भी एक चीज हो रही है कि ठीक है जहाँ पे बोझ बढ़ रहा है वहां पर ये भी हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो है वो सेहतमंद भी हो रहे हैं। तो ये नहीं हो रहा जब हम 2 लाख से ज्यादा का फिगर देते हैं इसका मतलब ये नहीं कि पूरे के पूरे वो 2 लाख लोग जो है तो अस्पतालों में होंगे। बहुत सारे लोग सेहतमंद हो गए, बहुत सारे लोग जो है सेल्फ आइसोलेशन में होते हैं और उनको किसी किस्म के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो खुद ही लोट पोट के 10-15 दिन में ठीक हो जाते हैं। तो ये भी इस बीमारी का वो है कि इतनी जो है कि पैनिक की सिचुएशन है यकीनन है बहुत सारों के लिए, लेकिन ये भी एक उसका फैक्टर है। एक और बात हमें देखनी है कि बिल्कुल सही कहा कि जी निजी अस्पताल जो हैं वो लोगों की उसका फायदा उठा रहे और निजी अस्पताल हमेशा से महंगे रहे पाकिस्तान में। तो इस सूबाई हुकूमतों का काम है क्योंकि उनके अंडर में आते हैं सारे, अब जो महकमा सेहत है वो सूबाई हुकूमतों के उसमें है। जैसे सिंध की अगर हम बात करें, बलूचिस्तान, पंजाब, सारे चारों सूबों में, तो वहां पर उनको चाहिए कि वो निजी अस्पतालों से बात करें कि जो कोरोना के मरीज हों उनका खर्चा जो है हुकूमत को उठाना चाहिए। हमेशा से वेंटिलेटर पे जब भी कोई मरीज खुदा ना खास्ता जाते हैं तो उसका बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। अगर वो कोरोना हो या कोरोना ना हो, एक आम मरीज को भी अगर आप वेंटिलेटर पे डालते हैं तो उसका यौम खर्चा हजारों में होता है और वो जाहिर वो अपने रेट्स तो नहीं बदलेंगे कोरोना की वबा की वजह से, उनका एक अपना चलाने का अंदाज है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो इतनी बड़ी बड़ी रकूमात एलोकेट कर रहे हैं सूबाई हुकूमतें, तो ये कहें कोरोना के जो मरीज आ रहे हैं उनका खर्चा जो है आप हमें दे दें कि आमिर जी साहब इस्तेमाल से ज्यादा बोझ पड़ चुका है, बेहतर हो जी। ठीक, मुजम्मिल साहब वेरी क्विकली प्लीज। नहीं, अभी तो सेहत के निज़ाम पे के इस्तात से नहीं बढ़ा है। देखें आज भी देखें तो वेंटिलेटर्स 1500 के करीब वैकेंट हैं। गो कि मैं इन फिगर्स पे यकीन नहीं रखता, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में जब से स्मार्ट लॉकडाउन हुआ और ये हुआ तो आपने देखा डेथ्स भी कम हुई का फिगर भी नीचे आया है और वेंटिलेटर पे लोगों की का फिगर भी नीचे आया है। लिहाजा ये तो नहीं कहा जा सकता कि इस वक्त जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो कोई ओवर बर्डनड है। बिल्कुल ब्रेक इवन पे आप कह सकते हैं, थोड़ी सी स्पेस अभी मौजूद भी है, कुछ इन्होंने स्पेस बढ़ाई भी है। ये कहा जा सकता है कि आगे जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है उसमें ये चोक हो जाएगा और ओवरबर्डन हो जाएगा। लेकिन अगर आज की तारीख में हम बात करें तो अभी कोई अस्पतालों से ओवरबर्डन होने की बात नहीं आ रही, लेकिन मैं एनबीसी के जो टेस्ट कम होने की बात है वो भी लगता है गवर्नमेंट ने बाई स्ट्रेटजी कम की है ताकि फिगर्स को कंट्रोल किया जा सके और पैनिक को कंट्रोल किया जा सके। सिद्दीकी साहब, आप देखें कि जो नई स्टडी आई है उसके मुताबिक कह रहे हैं कि कोरोना इज गेटिंग लेस विरुलेंट एट द मोमेंट, क्योंकि उसका स्प्रेड इतना बढ़ चुका है और म्यूटेशन की वजह से। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में ये जो फिगर्स बताई जा रही हैं इतनी फिगर्स कोरोना की बढ़ेंगी। लेकिन जो आपने मौजूदा इस्तिताद के बारे में पूछा है वो इस्तिताद बोझ बढ़ चुका है। ये हम बिल्कुल नलायकी और कम उनकी करेंगे कि जो गुज़िश्ता हमारी हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने हेल्थ के ऊपर क्या काम किया था वो सारा कटा चिट्टा उनका जो है वो खुल के सामने आ गया। लेकिन अभी तक जितना बोझ पड़ चुका है हम बॉर्डर लाइन के ऊपर मौजूद हैं। अगर तो जिस तरह केसेस बताए जा रहे हैं वो बढ़ जाते हैं मजीद तो फिर तो कोलैप्स हो जाएगा और बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब केसेस उस स्पीड के साथ बढ़ेंगे और जो फिगर्स दी जा रही हैं उस फिगर तक पहुँचेंगे। इसका स्प्रेड थोड़ा बहुत ज़रूर रहेगा लेकिन अब ये डाई डाउन होने की तरफ जा रहा है पाकिस्तान में। जी सही। मैं लास्ट में सिर्फ कमेंट ऐड करूंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने 2 रोज पहले और ये कहा था कि ये मत समझें
कि कोरोना चला गया है। हाँ, मगर स्मार्ट लॉकडाउन के बायस मेडिकल सिस्टम्स और हमारे डॉक्टर को किसी हद तक रिलीफ पहुंचा है ताकि सेहत काम जो है वो कोलैप्स ना करे, वो चौक ना हो जाए। लिहाजा स्ट्रेटेजी है वो किसी हद तक कारगर साबित हो रही है। लेकिन बात यहीं पर आ जाती है, हम लोग बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं उस मेडिकल सिस्टम के हवाले से जिसका अभी हम तजिया कर रहे थे। इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।